देखो ये जो आज का जो ये वाला जो केस है जिसको मैं अब आपके साथ रिलेट करने वाला हूं, दैट इज विद रिस्पेक्ट टू द केस डायरी। रिसेंट जजमेंट है 2024 का, ठीक है। केस डायरी का से रिलेटेड ये केस है। केस का टाइटल आप लोग लिख लें, इट इज शैलेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, नाउ स्टेट ऑफ उत्तराखंड, 26th of February 2024। शैलेश कुमार वर्सेस द स्टेट ऑफ यूपी, नाउ स्टेट ऑफ उत्तराखंड। मतलब जो जिस एरिया को लेके ये केस था वो एरिया आज की डेट में उत्तराखंड में है, ठीक है। केस पुराना है, 2012 में ये अपील फाइल की गई थी और उसका डिसीजन कब आया है, 12 साल बाद आया है, 2024 में, ठीक है। ये पूरे के पूरे केस में, ये फाइल आपको दे दूंगा, इस फाइल में हम लोगों को केस डायरी से रिलेटेड सारी चीजें, जो कुछ मैंने आपके साथ अभी अभी डिस्कशन किया है, वो सब आपको सुप्रीम कोर्ट की इस अथॉरिटेटिव जजमेंट के बेसिस पे आपको समझ में आ जाएगा। लिखा है इशू फॉर कंसिडरेशन, ठीक है। इट इज रिटन दैट व्हाट इज द गोल ऑफ इन्वेस्टिगेशन एंड व्हाट इज द रोल ऑफ इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर आर सेक्शन 172 CRPC, 145, 161 of evidence are to be read in consonance with each other. Can a journal diary entry precede the registration of the FIR? सवाल समझ में आ रहा है कि इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर का क्या रोल है इन्वेस्टिगेशन के समय 172 CRPC और 145, 161 ऑफ द एविडेंस एक्ट, इन सारे प्रोविजंस को क्या कॉन्सोनेंस में, कॉन्सोनेंस मतलब एक साथ पढ़ा जाएगा। कैन अ जर्नल डायरी एंट्री प्रिसीड ओवर द रजिस्ट्रेशन ऑफ FIR, कि FIR अगर रिकॉर्ड हुआ है और जर्नल जो केस डायरी है उसके अंदर जो एंट्रीज हैं, तो क्या जर्नल डायरी की, केस डायरी की एंट्रीज FIR के ऊपर प्रोसीड करेंगी कि नहीं करेंगी, ये सवाल है। सवाल का आंसर देने के लिए डिफरेंट एंगल से ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने पॉइंट्स दिए। मैं हेड नोट आपके सामने पढ़ रहा हूं। गोल ऑफ इन्वेस्टिगेशन एंड रोल ऑफ इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, ये बड़ा अच्छा सवाल है। मुझे तो ऐसा लगता है कि कभी कभी सीधा ऐसा ही सवाल पूछ लो कि व्हाट इज द रोल ऑफ इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर व्हाइल कंडक्टिंग इन्वेस्टिगेशन। तो अगर आपको ये सवाल आ जाए, ये बना बनाया आंसर आपके सामने है, बना बनाया, ठीक है। आपने कुछ नहीं करना, बस इसको पढ़ लेना है, समझ लेना है और लिख लेना है। लिखा है एन इन्वेस्टिगेशन ऑफ अ क्राइम इज अ लॉफुल सर्च ऑफ मेन एंड मटेरियल रेलिवेंट इन रिकंस्ट्रक्टिंग एंड रिक्रिएटिंग द सर्कमस्टांसेस ऑफ द ऑफेंस सेड टू हैव बीन कमिटेड विद द एविडेंस इन पोजीशन। कह रहे इन्वेस्टिगेशन का ब्रॉडर ऑब्जेक्टिव क्या है? ब्रॉडर ऑब्जेक्टिव है जी कि व्यक्ति विशेष को ढूंढो, मटेरियल रेलेवेंट ढूंढो, चीजों को रिक्रिएट करो, रिक्रिएशन ऑफ द सीन जिसको हम कहते हैं वो करो, एविडेंसेस ढूंढो, सर्कमस्टांसेस ढूंढो, और जो एविडेंस आपके पोजीशन में है उसको देख के पता करो कि क्या ये व्यक्ति विशेष ने अपराध किया कि नहीं किया। करेक्ट? यस और नो? आगे इन्होंने लिखा है एन इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर शेल ट्रेवल बैक इन टाइम। ही ट्रेवल बैक इन टाइम, देखो कितनी अच्छी बात है। घटना हुई आज, इन्वेस्टिगेशन हो रहा है 4 महीने बाद, तो पुलिस ऑफिसर 4 महीने पीछे जाके इन्वेस्टिगेशन करेगा, राइट? आप लोगों को याद है दिल्ली में एक केस हुआ था जिसमें एक व्यक्ति ने, नाम किसी का भी लेंगे, रिलीजन का नाम नहीं लेंगे, लेकिन एक व्यक्ति ने पीसीज में काट के फ्रिज में डाल दिया। सुना था एवरीवन? यस प्लीज। और फिर थोड़ा थोड़ा जाता था बैग में, कोई कुछ बाजू डाल दी, लेग डाल दिया, फुट डाल दिया, खोपड़ी डाल दी, अलग अलग जगह मेहरौली में, दिल्ली में कहीं कहीं जाके जंगलों में फेंक आता था, ठीक है। अब वो केस तो पुराना था, इन्वेस्टिगेशन तो कुछ समय बाद ही शुरू हुआ ना, यस और नो? लेट्स सपोज इन्वेस्टिगेशन 2 महीने 3 महीने बाद शुरू हुआ, तो जब पुलिस वालों ने सारा सीन रिक्रिएट करने की कोशिश करी तो क्या वो टाइम में पीछे नहीं गए? इज इट नॉट दे आर ट्रेवलिंग बैक इन टाइम? उन्होंने वो 3 महीने पीछे की फुटेज निकाली, उस व्यक्ति को देखा वो थैला उठा के कहां जा रहा है ना? उन्होंने देखा कि अच्छा ये अगर जाएगा तो कहां पे फेंक सकता है, जंगल में तलाशी ली तो वहां से हमें कुछ चीजें मिली, ठीक है। सो उसी की बात है। एन इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर शैल ट्रेवल बैक इन टाइम एंड देयरफॉर टेक ऑफ द टाइम जोन टू रीच द एग्जैक्ट टाइम एंड डेट ऑफ अकरेंस ऑफ द इंसिडेंट अंडर इन्वेस्टिगेशन। ये इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर की ड्यूटी है कि आपको एग्जैक्ट टाइम निकालना है जिस समय अपराध हुआ होगा। एग्जैक्ट तो निकलना मुश्किल, लेकिन यू हैव टू बी reach to the nearest proximity. The goal of investigation is to determine the truth which would help the investigating officer to form
करेक्ट ओपिनियन ऑन द कल्पेबिलिटी ऑफ द नेम्ड एक्यूज्ड और सस्पेक्ट। ये इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर की जिम्मेदारी है कि जिस व्यक्ति को आपने अभियुक्त बनाया है या जिसके ऊपर भी आपको शक है, एक्यूज्ड और सस्पेक्ट, उस व्यक्ति के अगेंस्ट आपके पास क्या सफिशिएंट एविडेंसेस हैं कि आप उसकी कल्पेबिलिटी को सेटल कर पाए। कल्पेबिलिटी का मतलब क्या होता है? एविडेंस में, आईपीसी में मैंने आपके साथ डिस्कस किया। कल्पेबिलिटी मींस वेदर दिस पर्सन इज लायबल फॉर द ऑफेंस और नॉट, वेदर दिस पर्सन इज कमिटेड द ऑफेंस और नॉट, दैट इज कल्पेबिलिटी। Once such opinion is formed, जब पुलिस वाला कहते हैं कि हाँ यही व्यक्ति जिसने अपराध किया, on a fair assessment of the evidence collected in the investigation, the role of the court comes into play when the evidence that is oral, documentary, circumstantial, scientific, electronic, etc. is presented and on behalf of the prosecution. कि जिस समय पुलिस वालों ने पर्याप्त साक्ष्य जुटा लिए, एविडेंसेस इकट्ठे कर लिए, कोर्ट के सामने दे दिए, एविडेंसेस ये कहते हैं कि सस्पेक्ट या एक्यूज ने ही ऑफेंस किया, ही इज कल्पेबल फॉर दिस, तो अगली जिम्मेदारी किसकी है? अब कोर्ट की है। कोर्ट हैज टू सी कि जो एविडेंस मेरे सामने आए हैं, ओरल एविडेंस जो कोर्ट के सामने गवाहियां आ रही हैं, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, सर्कमस्टेंशियल एविडेंस, इलेक्ट्रॉनिक एटसेट्रा, इज प्रेजेंटेड फॉर एंड ऑन बिहाफ ऑफ द प्रोसिक्यूशन. During the entire play, the rules of evidence ought to be honored, sprinkled, and with the element of fairness through due procedure. कह रहे कि जब आपके सामने वो सारे एविडेंस आए तो आप एविडेंस के रूल्स को ऑनर करोगे, आप देखोगे कि क्या चीजें मेरे सामने हैं. Adequate opportunities would have to be given to challenge every assumption. हम एज्यूम कर रहे हैं कि इस व्यक्ति ने अपराध किया, हमें मौका दिया जाएगा उसका अपराध सिद्ध करने के लिए. एक्यूज कहता है कि उसने अपराध नहीं किया, उसको पूरी अपॉर्चुनिटी दी जाएगी कि उसने अपराध नहीं किया है. एडिक्वेट अपॉर्चुनिटी वुड हैव टू बी गिवन टू चैलेंज एवरी assumption, बिकॉज इन द क्रिमिनल केसेस यू ऑल पीपल नो दैट द बर्डन ऑफ प्रूफ किस तरीके का है? बियॉन्ड रीजनेबल डाउट. एंड द मोमेंट देयर इज एनी रीजनेबल डाउट ऑन द सस्पिशन whatever is being created, you cannot convict any person. Correct? Yes or no? आगे लिखा है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ क्रिमिनल जस्टिस लाइज इन डिटर्मिनिंग द गिल्ट ऑफ द एक्यूज्ड बियॉन्ड रीजनेबल डाउट. द पावर ऑफ द स्टेट टू प्रोसिक्यूट एन एक्यूज्ड commences with investigation, collection of evidence and presentation before the court for acceptance. ये है गोल ऑफ इन्वेस्टिगेशन, ये है रोल ऑफ इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, और ये है ड्यूटी ऑफ द कोर्ट एज वेल. करेक्ट? बात समझ में आई नहीं है? ठीक है, थोड़ा सा सुनने में अच्छा लगता है, ठीक है, कि कोर्ट कैसे इन्वेस्टिगेशन को समझता है, कोर्ट कैसे इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर की ड्यूटी और उसके रोल को समझता है. लेकिन हमारा मेन ऑब्जेक्टिव आज के सेशन में था केस डायरी के कॉन्सेप्ट को लेके. तो अगला जो पॉइंट है वो केस डायरी से रिलेटेड है. ये लिखा है एविडेंस एक्ट और सीआरपीसी का कोरिलेशन, मेंटेनेंस ऑफ केस डायरी अंडर 172 सीआरपीसी एंड एप्लीकेशन ऑफ 145 161 ऑफ द एविडेंस एक्ट. इनके बीच में क्या कोरिलेशन है? मैंने वैसे आपको सारी चीज समझा दी है, सिर्फ उसको अथॉरिटेटिव प्रोनाउंसमेंट के साथ में सप्लीमेंट कर रहा हूं. अ केस डायरी इज मेंटेन्ड बाय इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ड्यूरिंग इज इन्वेस्टिगेशन फॉर द पर्पस ऑफ एंटरिंग डे टू डे प्रोसीडिंग्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन. While doing so, investigating officer should mandatorily record the necessary particulars gathered in the course of investigation with the relevant date, time, place. पुलिस ऑफिसर की जिम्मेदारी है कि उसको मैंडेटरली सारी चीजें, टाइम, प्लेस, डेट, कब वो क्या कर रहा है, वो सारी चीजें लिखनी है. Investigating officer has to mention in the case diary the statement of the witnesses recorded during the investigation with due pagination. 161 के बयानों की बात हो रही है, right? The object of this subsection is to facilitate the fair investigation, since statement under 161 is not accepted to be signed as mandated by 162 CRPC. अब आप बताओ, 162 से जैसे हम लोग कहते हैं कि स्टेटमेंट शुड नॉट बी साइंड, जो भी 161 का बयान होता है उस पर सिग्नेचर नहीं लेने होते. अगर इससे रिलेटेड सवाल आ जाए, इज इट नॉट दिस जजमेंट इज गोइंग टू सप्लीमेंट योर आंसर? यस. सो आपको ऐसी जजमेंट्स लिखनी है, ठीक है. So it is not expected to be signed as mandated by 162. When a police officer uses a case diary for refreshing his memory, an accused automatically gets a right to peruse that part of the prior statement as recorded in the police officer's diary by taking course of 145 and 161.
कि जब किसी पुलिस ऑफिसर ने केस डायरी के आधार पे अपनी याददाश्त को रिफ्रेश किया है, मेमोरी रिफ्रेश करी है, तो एक्यूज को 145 और 161 एविडेंस एक्ट के अंदर वो राइट मिल जाता है, जो राइट की हम लोग अभी डिस्कशन कर रहे थे। और राइट क्या है? एक्यूज विल गेट अ राइट टू सी द केस डायरी, टू क्रॉस एग्जामिन दैट पुलिस ऑफिसर ऑन द बेसिस ऑफ द पोर्शन वेयर एवर ही हैड रिफ्रेश्ड हिज मेमोरी। करेक्ट? यस और नो? आगे लिखा है therefore whenever a case is made out either 145 or 161 of the Evidence Act, the benefit conferred thereunder along with the benefit of 172 subsection 3 has to be extended to an accused. Thus, accused has a right to cross-examine a police officer as to the recording made in the case diary whenever the police officer uses it for the refreshment of his memory. Right? तो ये सारी जजमेंट के अंदर ये सारी चीज को बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट रिलेट कर रहा है। अगला जो सवाल ये आप लिख लो, जर्नल डायरी एंट्री कैन नॉट प्रिसीड द रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर एक्सेप्ट इन द केसेस वेयर द प्रीलिमिनरी इंक्वायरी इज नीडेड while an FIR is to be registered on the information disclosing the commission of a cognizable offense, so as recording is thereafter required to be made in the case diary. ठीक है? So as far as the journal diary entry is concerned, जर्नल डायरी क्या होती है? जो पुलिस वाले रोजनामचा तैयार करते हैं, ये जर्नल डायरी लिखी है। ठीक है? तो जर्नल डायरी की एंट्री में और अगर एफआईआर में कॉन्फ्लिक्ट आ जाए तो एफआईआर सुपरसीड करता है। ध्यान से दोबारा कह रहा हूं, पुलिस वालों के पास जब भी आप जाओगे एक रोजनामचा डेली डायरी होती है। डेली डायरी जर्नल डायरी के अंदर जो भी जानकारी थाने में आप देते हो वो रिकॉर्ड होती है। लेकिन अगर कभी भी कॉन्फ्लिक्ट आ जाए, सो विच इज गोइंग टू प्रिवेल? यस, एफआईआर लिखा है ना, फुल स्टॉप। ठीक है? और लास्ट पॉइंट जो इस केस में हम लोग डिस्कस करेंगे वो है कोर्ट की पावर्स की बात, जो 165 एविडेंस एक्ट से रिलेट हो जाती है। आप लोग पढ़ चुके हैं, सारी चीजें मैंने करवा दी हैं, लेकिन यहां पे भी लिखा हुआ है जजेस पावर टू पुट क्वेश्चंस, और 165 की रेफरेंस आ रही है। 165 एविडेंस स्पीक्स द पावर ऑफ अ कोर्ट टू पुट क्वेश्चंस एंड ऑर्डर प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट इन द कोर्स ऑफ ट्रायल। दिस इज जर्नल ओमनिबस पावर। ओमनिबस क्या होता है भाई? हिंदी में कहा जाता है सर्वज्ञ। ठीक है? समथिंग विच इज एवरीवेयर, जैसे हम कहते हैं गॉड्स प्रेजेंस इज ओमनिबस, है ना, सर्वज्ञ। सो इन्होंने एक चीज कही, दिस इज अ जर्नल एंड ओमनिबस पावर, कि इसका मतलब द जुडिशियल ऑफिसर्स आर हैविंग दीज पावर्स एंड देयर आर नो सच रिस्ट्रिक्शंस एल्सवेयर अपार्ट फ्रॉम द रिस्ट्रिक्शंस गिवन इन 165। यू नो दैट। गिवन टू द कोर्ट वेयर इन सर्च ऑफ अ ट्रुथ। ये जो पावर को आप एक्सरसाइज कर रहे हो, आपका ब्रॉडर ऑब्जेक्टिव होता है कि सच्चाई का पता लगाया जाए। सच पावर इज टू बी एक्सरसाइज्ड अगेंस्ट एनी विटनेस बिफोर इट, बोथ इन द सिविल एंड द क्रिमिनल केसेस। The object is to discover the adequate proof of the relevant fact, and therefore for that purpose judge is authorized and empowered to ask any question of his choice. When such power is exercised by the court, there is no corresponding right that can be extended to the party to cross-examine any witness on an answer given in reply to the question put forward except its leave. क्या कहने का मतलब है? आप लोगों ने 165 जब हम लोग एविडेंस पढ़ रहे थे वहां पे मैंने आपको बताया था कि कोर्ट अगर किसी भी व्यक्ति को कोई भी सवाल पूछती है तो पार्टीज के पास क्रॉस एग्जामिन करने का जनरल राइट नहीं होता, सिर्फ तब आता है राइट जब कोर्ट की परमिशन मिल जाती है। पढ़ा था नहीं पढ़ा था? है ना? उसी की बात हो रही है। लेकिन यहां पे जो केस डायरी के अंदर प्रिंसिपल है वो क्या है कि when the court has contradicted you, तो 172 allows you to go for the cross examination. So that are the journal things which are establishing the correlation between all these provisions. और हेड नोट एक बार इसको फॉलो अप कर लेना। कुछ लिखना होगा, कुछ अपने आंसर राइटिंग के लिए आपको यूज करना होगा, यू कैन डेफिनेटली गो फॉर इट, राइट? सो दैट्स ऑल विद रिस्पेक्ट टू द कॉन्सेप्ट ऑफ केस डायरी। क्लियर?